नमस्कार। स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया। आज के इस एपिसोड में हम आंखों के बारे में बात करेंगे। पिछले 1 डेढ़ साल से हमारे बच्चे घर पे बैठे हुए हैं। हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और इस वजह से हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ गया है, चाहे वो टीवी को देखने का टाइम हो, चाहे मोबाइल्स देखने का टाइम हो। और मुझे लगता है मोबाइल्स तो सबसे ज्यादा है। तो इस एपिसोड में आज मेरा साथ दे रही हैं ज्ञान पैराडाइज से सुलेखा चंद्रा जी। नमस्कार सुलेखा जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मीना जी। और और आज हमारी जो विशेषज्ञ हैं वो है डॉक्टर शिबल भारतीय। आपका स्वागत है डॉक्टर शिबल। आपके बारे में मैं डॉक्टर शिबल के बारे में बताना चाहूंगी। आप सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव में। और सबसे बड़ी जो एक और बात इनके बारे में है वो ये कि एक बहुत अच्छी इंसान है और समाज की सेवा ये दूसरे तरीके से भी कर रही हैं। इनका एक अपना ये फाउंडर ट्रस्टी है, अपनी संस्था है विजन अनलिमिटेड के बारे में, जिसने पिछले 1 डेढ़ साल से लॉकडाउन में बहुत ज्यादा काम किया है जो हमारे गरीब दोस्त हैं उनके लिए। तो डॉक्टर शिबल, आपका स्वागत है। मैं चाहूंगी कि आप 2 शब्द अपने संस्था के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। थैंक यू। ये बहुत अजीब सी बात है कि मीना ऐसा कह रही है, क्योंकि मीना ही वजह है क्योंकि विजन अनलिमिटेड फॉर्मली स्टैब्लिश हुआ। काम तो मैं बड़े सालों से कर रही थी, लेकिन मीना ने ही मुझे मोटिवेट किया कि इसको एक फॉर्मल स्वरूप दिया जाए, और उसकी वजह से ही ये संस्था इतनी बड़ी है। हम बहुत दो छोटे छोटे स्कूल चलाते हैं जिसको कि हम आफ्टर स्कूल क्लब कहते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम री इन्वेंट ना करें व्हील को। जो एग्जिस्टिंग पब्लिक स्कूल सिस्टम है उसमें हम अपने बच्चों का दाखिला करवा सकें। उन बच्चों का जिन्होंने वक्त पे स्कूल या ज्वाइन नहीं किया या किसी वजह से उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। ये दोनों स्कूल्स आफ्टर स्कूल क्लब्स गुड़गांव में हैं। इसके अलावा हमारा एक 24/7 365 डेज अ ईयर फूड बैंक चलता है, जिसमें कि वो लोग जो कि खाना नहीं पूरा अपने लिए कर पाते हैं, हम उनको लगभग 3 महीनों तक 3 हफ्ते हर महीने का राशन देते हैं, ताकि वो अपने पैरों पे दोबारा से खड़े हो सकें। कई बार कोई आपदा आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, तो परिवार की कमर सी टूट जाती है, और इस कोविड के दौरान तो बहुत ज्यादा हुआ है। हमारी शुरुआत सिर्फ 100-150 फैमिलीज के साथ थी, लेकिन पिछले 1 साल में हमने ऑलमोस्ट 8,500-9,000 फैमिलीज को सपोर्ट किया है। और इसमें मीना जैसे फ्रेंड्स शामिल हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स शामिल हैं, क्योंकि खुद तो कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने का। यहाँ पर मैं अपनी संस्था की वाली हैसियत से नहीं आई हूँ, यहाँ मैं एक आई डॉक्टर की हैसियत से आई हूँ। तो हम आंखों के बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच, दिस इज अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव मीना। थैंक यू सो मच डॉक्टर शिबल। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि हम इस वीडियो के साथ वो लिंक भी पोस्ट कर देंगे, अगर कोई भी जो इसे वॉच करे और आपकी मदद करना चाहे द फॉर्म ऑफ डोनेशंस वगैरह, तो क्या आप एक्सेप्ट करते हो डोनेशंस? जी, वी हैव एटीजी सर्टिफिकेशन। मतलब आप अगर हमें कोई डोनेशन देते हैं तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलता है, रिकॉग्नाइज्ड ट्रस्ट है। तो इससे तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। आई विल सेंड यू आवर डिटेल्स। थैंक यू सो मच, दैट इज वेरी वेरी थैंक यू काइंड। सो मच। थैंक यू सो मच, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो आंखों के बारे में ही है, जो आपकी स्पेशलिटी है। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एक तो बोलते हैं कि आंखों की जो हमारी रोशनी है, जो हमारा विजन है, वो स्क्रीन टाइम से आजकल जुड़ गया है। जैसे स्क्रीन टाइम क्या है, कितने देर के लिए देखा जा रहा है, वगैरह वगैरह। तो एज एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट या नेत्र विशेषज्ञ के रूप में आप इस बात से कितना सहमत है? आपको लगता है कि स्क्रीन टाइम से ये अफेक्ट होता है? और क्या पिछले 1 डेढ़ साल में आपने कुछ फर्क देखा है, जो आपके पास पेशेंट्स आए हैं, कुछ फर्क पड़ा है आंखों मैं के प्रॉब्लम्स में? दो तरफ से इसका जवाब देना चाहूंगी। एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस और एक एविडेंस, जिसको भी हम लिटरेचर में मानते हैं, जो कहा गया है। बच्चों में तो डेफिनेटली इफेक्ट करता है, और हम भी देख रहे हैं बच्चे जितनी देर बाहर रहते हैं उनकी नजर उतनी कम खराब होती है। देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन प्लेइंग आउटसाइड एंड गुड विजन। जितना ज्यादा बच्चे स्क्रीन पे या नियर वर्क करते हैं, उनकी आंखों में नंबर आने की चांसेस उतने ज्यादा हो जाते हैं। और ये लार्ज पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज ने डिटर्मिन किया है, ये सिर्फ मेरा खुद का तजुर्बा नहीं है। और दूसरी बात, जहां तक रही अडल्ट्स की, अभी ऐसा कुछ लिटरेचर में तो नहीं आया है, लेकिन जब हम 40 का दशक पार करते हैं तो पास के नंबर की हमें जरूरत होती है।
और एज वी स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद स्क्रीन्स, वो नंबर की जरूरत मैंने जरूर देखा है कि बढ़ती जाती है। लेकिन ये एनेक्डोटल एविडेंस है, इसका पीछे कोई साइंस या रिसर्च नहीं एसोसिएटेड है इस वक्त, क्योंकि जो एज रिलेटेड पास का नंबर आता है वो यूजुअली 2.5 तक जाके स्टेबलाइज हो जाता है जब तक आप 55-60 साल के होते हैं। तो वो अगर एक्सेलरेट भी होता है तो वो कितना एक्सेलरेट होता है हम नहीं जानते, लेकिन डेफिनेटली देयर हैज बीन अ रिमार्केबल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल जो हमारे पास या सर दर्द या आंखों का दर्द या स्ट्रेन या ड्राई आई के साथ आ रहे हैं। वो तो मेरे ख्याल में 2 से 3 गुना ज्यादा हो गया है उसका इंसिडेंस, तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि आप और हम भी बात कर रहे हैं, वरना नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ऑनलाइन तो शायद ही बात होती। सब कुछ ही ऑनलाइन है, एजुकेशन, डॉक्टर आपका ऑनलाइन है, एंटरटेनमेंट आपका ऑनलाइन है, शॉपिंग ऑनलाइन है, असर तो पड़ेगा आंखों पे। तो वो जो सेफ लिमिट है, अगर एट अ टाइम आपको ऑन स्क्रीन या ऑनलाइन कुछ करना है तो कोई सेफ लिमिट आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? कोई सेफ लिमिट तो है ही नहीं, और जिसका काम ऑनलाइन है उसको आप कैसे कहिएगा कि 2 घंटे में अपना स्क्रीन बंद कर दीजिए। बच्चों को पढ़ना भी है, बट अ गुड थिंग टू डू इज टू टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, है ना? सुनीता जी भी हंस रही है, कैसे कहूंगी भाई तुम पढ़ो मत। मेरा खुद का बेटा स्कूल में सही है। कहा कि ब्रेक। हाँ, but take frequent breaks is the smartest thing to do. हमारा एक 20-20 रूल है जिसको हम अक्सर दोहराते रहते हैं। हर 20 मिनट स्क्रीन टाइम के बाद 20 सेकंड्स के लिए आंखें बंद कर लें, उसके बाद आंखें खोल के दूर देखें किसी ऐसी चीज को जो कम से कम 20 फुट दूर हो। मैं तो कहती हूँ शाहरुख खान की तस्वीर को देख लें तो मुस्कुरा भी लेंगे साथ साथ, तो फेस की मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगी थोड़ी। इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू टेक ब्रेक्स, क्योंकि जब हम स्क्रीन पे होते हैं तो ब्लिंक करना भी भूल जाते हैं। आप पलके नहीं झपकाते हैं क्योंकि आप फोकस कर रहे होते हैं ब्राइट लाइट की तरफ। ये फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस है, तो याद करें कि ब्लिंक करें और ब्रेक्स लें बार बार, क्योंकि जब काम आप कर रहे होते हैं तो हम कोई सेट लिमिट नहीं दे सकते आपको, और वैसे भी कोई सेट लिमिट है भी नहीं। कुछ लोगों को तो 2 घंटे में बहुत तकलीफ हो जाती है, कुछ 12 घंटे काम करने के अभ्यस्त होते हैं। यू हैव टू फाइंड योर स्वीट स्पॉट, एंड टेकिंग ब्रेक्स इज द ओनली थिंग यू कैन डू, क्योंकि काम तो काम है, काम तो करना ही है। इसी से जुड़ा मेरा एक पर्सनल सवाल है। मैं जब बहुत ज्यादा जैसे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा काम होता है, तो मैं जब लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम करती थी तो सिर्फ आंखों का ही नहीं, मुझे फिजिकली भी मैं बहुत टायर्ड महसूस करती थी और नींद की भी प्रॉब्लम हो जाती थी। तो क्या ऐसा देखने को मिलता है क्या जब बहुत ज्यादा ऑनलाइन अभ्यास? बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट अ लवली क्वेश्चन टू आस्क, क्योंकि इसका जवाब देने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं एज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट्स कि हम ये समझा सकें कि स्लीप वेक साइकिल आपकी जो ब्लू लाइट होती है स्मार्टफोन्स की, स्लीप वेक साइकिल उससे बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि आपके फोन में सेटिंग्स होती हैं जो कि इवनिंग सेटिंग्स होती हैं, जो वो शाम की सेटिंग्स होती हैं, जब उसमें ब्लू लाइट और उसकी जो ब्राइटनेस है वो खुद ब खुद कम हो जाती है। आपके कंप्यूटर में भी ये सेटिंग्स है, तो इनको प्लीज यूज करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका स्लीप वेक साइकिल नहीं डिस्टर्ब होता है। और ये जो रात में बैठ करके फेसबुक देखते देखते सोने की आदत है, ये तो बिल्कुल ही जहर है आपके लिए, इन द कॉन्टेक्स्ट दैट आपके स्लीप पे बहुत डिस्टर्बेंसेस होती है। तो सोने से लगभग 1-1.5 घंटा पहले प्लीज अपना फोन अलग रख दें, प्लीज अपना स्क्रीन अलग रख दें। और अगर एंटरटेनमेंट भी है आपका तो किताब उठा लें, कुछ गाना सुन लें, मौसीकी सुन लें, लेकिन घंटा डेढ़ सोने से पहले अपना फोन जरूर अलग कर दें। और आपका पोस्चर किस कदर जरूरी है इसके लिए, क्योंकि अगर आप स्क्रीन पे बैठे रहते हैं तो ये बड़ा अननेचुरल पोस्चर है आपका। दिस इज नॉट हाउ यू वर बोर्न टू सिट। तो बिल्कुल आपकी स्पाइन का जो एस है वो बिल्कुल पोस्चर इरेक्ट होना चाहिए, आपके एल्बोज सपोर्टेड होने चाहिए। तो जो वो कुर्सियां हैं ये बड़ी सुंदर वाली जिनमें हत्थे नहीं होते हैं, ये तो आपके लिए बहुत ही बुरी है, क्योंकि आप अपने हाथ को सपोर्ट नहीं करते हैं। जब टाइप करते हैं तो आपकी रिस्ट सपोर्टेड होनी चाहिए। एर्गोनॉमिक्स ऑफ कंप्यूटर यूज अपने आप में एक पूरा का पूरा साइंस है, और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर हम, जैसे आप कह रही हैं आपका काम हमेशा से रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में कंप्यूटर पे रहा है, हमारा काम भी स्लिट लैब पे रहता है जिसमें हमें बाकायदा एक मशीन में ही देखते रहना होता है बहुत बहुत वक्त तक। तो हमारी तो कमर की हड्डी खत्म हो जाती है। It's very important again to take frequent breaks, get up, stretch your limbs, stretch your neck, do this, do that,
क्योंकि अगर आप मूवमेंट में नहीं करेंगे, स्ट्रेचेस नहीं करेंगे, तो यू आर नॉट डिजाइन्ड टू डू दिस। हम अपनी बॉडी को बाकायदगी से अब्यूज कर रहे हैं और ऑब्वियसली वो फिर शिकायत तो करेगी। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। ये मुझे भी पता नहीं थी कि ये ब्लू लाइट का कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से, क्योंकि मुझे ध्यान आता है कि जब मैं इस तरीके से मुझे दिक्कत होती थी, तो कभी कभी तो मैंने पूरा एक दिन का जो है डिटॉक्स लिया है, यानी मैं मोबाइल फोन से ही बिल्कुल अलग रहती थी, मतलब अंदर से आता था। वो तो तो आपकी ये भी मेंटल लोगों को हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया से दूर रहना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इस कदर जहर और कड़वाहट कभी कभी सामने आ जाती है कि जी, इस और दौरान तो यही अक्सर ही, और ये बहुत जी, ज्यादा, और ये घबराहट बहुत कड़वाहट ही, होती है। घबराहट भी है, और ये कड़वाहट और घबराहट ही कारण है कि हमने ये सीरीज शुरू की, क्योंकि हमने ये देखा कि बहुत ज्यादा फेक न्यूज फैलाई जा रही है, और गलत जो इन्फॉर्मेशन है लोगों तक, इन्फॉर्मेशन ही नहीं, कुछ इंसाइट्स भी होने चाहिए। इन्फॉर्मेशन तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन कहाँ पे लोग गलती कर रहे हैं इतना इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी, तो कहाँ पे गलती कर रहे हैं वो बताने का हमने प्रयास किया है सीरीज के थ्रू। और हमारा ये एक और साथ ही साथ जुड़ा हुआ प्रॉब्लम आया है कि लोग चूंकि आई चेकअप्स के लिए नहीं जा पा रहे हैं, जो उनका रेगुलर आई चेकअप है, या फिर मान लीजिए अब दिक्कत हो रही है तो भी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, तो वो हर्बल आई ड्रॉप्स बहुत बाजार में उपलब्ध हैं, उसका वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके लिए किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। तो आप हर्बल आई ड्रॉप्स जो लोग यूज करते हैं, चाहे वो किसी उम्र के भी हो, तो उसके जी। बारे में आपका क्या कहना है? जो साइंस मैंने पढ़ा नहीं उस पर टिप्पणी करना गलत होगा, लेकिन जो फिजिक्स मैंने पढ़ी है और जो केमिस्ट्री मैंने पढ़ी है उसके बेसिस पे मैं ये जवाब दे रही हूँ। ये आपने अगर स्कूल 10वीं तक पढ़ा है तो आप और मैं एक बराबर हैं जब हमें किसी हर्बल आई ड्रॉप को एनालाइज कर रहे हैं। उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं नहीं जानती, वो उसमें लिखे नहीं होते हैं, और आपकी आंख में अदरक या लहसुन क्या करेगा मैं नहीं जानती, इसलिए उस पर मैं फिर कुछ नहीं कहूंगी। नहीं, वो मेरा साइंस नहीं है, तो मेरा मुंह बंद रहे तो ही बेहतर है। मैं सिर्फ 10वीं कक्षा में पढ़ी हुई केमिस्ट्री आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जो कि ऑस्मोलैरिटी के बारे में होती है। किसी भी सोल्यूशन में एक ऑस्मोलर लेवल होता है उसका, जो उसमें सोल्यूशन में दो पार्ट्स होते हैं, सॉल्यूट जो उसमें डिसॉल्व किया हुआ हो, और सोल्यूशन का सॉल्वेंट जिसमें कि उसको डिसॉल्व किया गया हो। तो जब आपका सॉल्वेंट कम होता है या सॉल्यूट ज्यादा होता है तो वो पानी खींच लेता है। आपने अगर आंख में ऐसी कोई आई ड्रॉप डाली जिसमें कि सॉल्यूट ज्यादा है, तो वो आपके कॉर्निया के अंदर वाले पानी को भी बाहर खींच लेगा और डिहाइड्रेट करेगा आपकी आंखों को, और ड्राइनेस बढ़ जाएगी। ड्राइनेस बढ़ेगी तो एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स और इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स आपकी आंख में ज्यादा आ सकते हैं। इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर आपको उसकी ऑस्मोलैरिटी पता है और वो आपकी टियर फिल्म जैसी ऑस्मोलैरिटी है तो आप डाल लें। उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप अपने जिससे भी पूछना चाहे पूछ लें, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकूंगी। अव्वल तो ये। दूसरा पीएच, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी क्लास 10th में आपको फिर याद होगा एसिड बेस बैलेंस बहुत जरूरी होता है। टियर फिल्म एक न्यूट्रल चीज है, इसमें अगर आप एसिड या फिर अल्कली डालेंगे तो वो बैलेंस भी डिस्टर्ब होता है, जिससे कि अगेन बहुत सारी अटेंडेंट प्रॉब्लम्स होती है। दूसरी बात रह गई साइंस की, जिस पर कि मैं अगेन बहुत ही दबी जबान से और बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगी कि वो साइंस मैंने नहीं पढ़ी है, इसलिए मेरा कोई हक नहीं होता उस पर टिप्पणी करने का। लेकिन वो साइंस रेप्लिकेबल और रिपीटेबल मॉडल्स में पब्लिश करके हमें पढ़ाने की कोशिश भी नहीं की गई। अगर आप हमें उसके ट्रायल्स पढ़ने को देंगे तो हमें पढ़ना तो आता है, हमें आयुर्वेद या हर्बल या यूनानी मेडिसिन नहीं आती होगी, लेकिन चूंकि हमें पढ़ना आता है, तो अगर आप हमें बताएं कि उसमें हमने 25 मरीजों को ये दिया और उसमें से 23 मरीजों के साथ ये हुआ, और ये सारा कुछ CTRI जो कि क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया है वहां पर रजिस्टर्ड है, तो हम आपके डेटा को पढ़ेंगे और खुद आपकी बातों के कायल हो जाएंगे। तीसरी प्रॉब्लम ये होती है कि हम बहुत बड़े बड़े क्लेम्स करने लगते हैं कि ये ग्लोकोमा ठीक कर देगा और ये अंधापन खत्म कर देगा और इससे दृष्टि वापस आ जाएगी। ये क्लेम्स अभी तक साबित तो एक भी नहीं हो पाया है, क्योंकि मैं किसी से नहीं मिली जिसका ग्लोकोमा ठीक हो गया हो किसी हर्बल ड्रॉप से, और मैं बहुत सारे ग्लोकोमा के पेशेंट्स देखती हूँ, इसलिए इससे भी मैं जरा चुप ही रहती हूँ इस बारे में। दूसरा, हमारे देश में स्टीरॉइड्स बड़े आराम से इस्तेमाल हो जाते हैं।
आई ड्रॉप्स, स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स बहुत सस्ती मिलती हैं और उनसे बहुत जल्दी आपको आराम पहुंचता है। अगर आपने स्टीरॉयड आई ड्रॉप डाली तो 2 दिन के अंदर आप कहेंगे वाह मेरी तो आंख चकचक हो गई, लेकिन वो लॉन्ग टर्म जो डैमेज करती है वो हमें बाद में पता चलती है। और चूंकि खासतौर पे हमारे यहाँ रेगुलेशन नहीं है, इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। फील गुड ड्रॉप्स अगर आपको चाहिए ही है तो प्लीज प्रिजर्वेटिव फ्री टीयर सप्लीमेंट्स खरीदें, अपने फार्मासिस्ट से कहें कि ऐसा लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप मुझे दें। बहुत सारे ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स हैं जो जिसमें कि ना स्टीरॉयड हो और ना ही प्रिजर्वेटिव हो। वो आप जब तक चाहें जितनी चाहें डाल लें, वो आपको कंफर्टेबल भी महसूस कराएंगे, लेकिन बीमारी का इलाज वो फिर भी नहीं है। बीमारी के लिए तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना होगा। जी, इसको वो लोग आई वॉश की तरह से यूज करते हैं। एक आई वॉश इज इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, बट दे यूज these herbal eye drops to wash their eyes, to clean their eyes, right? yes. So God, अल्लाह भगवान ने आपकी आंखों में एक ऐसी पद्धति बनाई है कि your eyes are bathed, हर वक्त आपकी आंख में आंसू बनते रहते हैं जो आपकी आंख को हर वक्त क्लीन करते रहते हैं। आंख को क्लीन करने की कतई जरूरत नहीं है, ना सुबह में आंख पानी से धोने की जरूरत है और ना ही कोई आई ड्रॉप डालने की जरूरत है। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी आंखें कंफर्टेबल नहीं है या ड्राई फील कर रही हैं, तो प्लीज लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स लें जिसमें प्रिजर्वेटिव्स ना हो। बहुत सारी हैं मार्केट में, कोई सी भी ले सकते हैं आप, उनको इस्तेमाल करें। अगर आप आंख साफ भी करना चाहते हैं तब भी प्लीज रिमेंबर, इन दवाओं से, किसी भी दवा से, अभी कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो कैटरैक्ट का होना कम करते या रोकते या उसका इलाज करते या ग्लोकोमा का इलाज करते। वो अभी फिलहाल प्रूवन टेक्नोलॉजी सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है, वो आप खुद नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। मीना ने भी बड़ी पढ़ाइयाँ करी है, मैंने भी बड़ी पढ़ाइयाँ करी है, तो वो आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। हम सेल्फ मेडिकेशन यूजुअली नहीं एडवोकेट करते हैं। टेलीमेडिसिन इज एन ऑप्शन, आप अपने डॉक्टर से फोन पे बात करें, हम सब अवेलेबल हैं फोन पे। और मुझे जहाँ तक पता है अपने कॉलीग्स के बारे में, अगर आप उनसे ये कहेंगे कि इस वक्त आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो कोई भी मना नहीं करेगा आपकी मदद करने से। आप उनसे ये वादा कर दें कि जब होंगे तब हम वापस हिसाब कर लेंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं भी करें तो भी कोई डॉक्टर मना नहीं करेगा। प्लीज रीच आउट टू योर डॉक्टर्स। आई एम हैप्पीएस्ट टू अटेंड टू पेशेंट्स हु आर इन ट्रबल। और कुछ क्रॉनिक डिजीजेस ऐसी हैं जिनमें कि एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन और ग्लोकोमा का मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगी इस वक्त, क्योंकि ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं कि इनमें क्रॉनिक फॉलोअप की बहुत सख्त जरूरत है। तो प्लीज ना डरें, अगर आपकी अपॉइंटमेंट है तो अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करें कि आपको वो ऐसा टाइम स्लॉट दें जब बहुत ज्यादा लोग ना हो। और खासतौर पे ये दोनों दवाएं एल्डरली में होती हैं, तो आपके डॉक्टर्स भी ख्याल रखेंगे कि जब आप आएँ तो सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इन प्लेस हो, और जब आप आए तो उनकी ओपीडी में भी बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे हैं हम सब, और एक दूसरे का साथ देने की कोशिश ही कर सकते हैं। और दिस इज हाउ वी फाइट दिस। जब अगला पैंडेमिक डरावना यही लग रहा है कि जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं वो किस रूप में हमारे सामने आए। जी, तो उसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल था कि हमने ये सुना है कि कोविड जो है वो मल्टी सिस्टमिक डिजीज है, बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, बट आज अभी तक मैंने आंखों के बारे में नहीं सुना है। पर चूंकि आप विशेषज्ञ हैं तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या पोस्ट कोविड पेशेंट्स में कुछ आंखों की भी तकलीफें होती हैं, ऐसा कुछ लिटरेचर आया है सामने? पहली बात तो ये कि कोविड का भांडा फोड़ ही एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट ने किया था चाइना में। इट वाज डिस्कवर्ड टू बी एन एपिडेमिक बाय एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी कंजंक्टिवाइटिस एक साथ देखी थी कि उन्होंने कहा था कि भाई ये तो एपिडेमिक है जिसमें बुखार भी साथ में आ रहा है। एंड द फर्स्ट doctor to lose his life was an ophthalmologist in China. Sorry, I don't remember his name, but a very young boy, I think in his late 20s or early 30s. I've seen his video. Yes, so even मेरी भी नजरों के आगे उनका चेहरा घूम रहा है, नाम नहीं याद आ रहा है इस वक्त। हम छोटी बातें जो हम देख रहे हैं कोविड के साथ, चश्मे का नंबर बदलता देख रहे हैं, खासतौर पे नंबर बढ़ता देख रहे हैं क्योंकि स्ट्रेन और डिबिलिटेशन इतना ज्यादा हो रहा है कोविड के साथ। ड्राइनेस बहुत बढ़ रही है, एलर्जीज बहुत बढ़ रही हैं, आंखें रेड अक्सर रहती हैं, एपिस्क्लेराइटिस, यूवियाइटिस, रेटिना में ब्लीडिंग देख रहे हैं, हम आंख के पर्दे पर स्वेलिंग देख रहे हैं, ब्लीडिंग देख रहे हैं, जो कि सारा कुछ विजन भी अफेक्ट कर सकता है। और सबसे ज्यादा जो भी हमने देखा वो तो मतलब मैंने जिंदगी में कभी जो नहीं देखा था वो देख लिया, म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस, जो कि आंखों को किस कदर
डिस्ट्रॉय कर रहा है। शुरुआत उसकी नाक से होती है, लेकिन आंख के रास्ते वो ब्रेन तक चला जाता है। और मैंने अपनी जिंदगी में अब तो 21 years ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस इन ऑफ्थल्मोलॉजी हो चुके हैं। उसमें मैंने जिंदगी में 2 म्यूकरमाइकोसिस के केसेस देखे थे सिर्फ, और 3 हफ्ते पहले एक सैटरडे को मैंने 9 देखे। When it started, it was crazy. और म्यूकरमाइकोसिस का सबसे डरावना ये है कि अगर हमने जल्दी नहीं पकड़ा तो ये ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा मरीज हमारे साथ नहीं रहते। तो इसलिए ब्लैक फंगस को लेकर के, और फिर ये इंडिस्क्रिमिनेट स्टेरॉइड यूज की वजह से ही हम देख रहे हैं ये सबसे ज्यादा डायबिटिक्स में। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें, सलाह लें, मशवरा करें। बहुत सारे हेल्पलाइंस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो तैयार हैं आपसे बात करने को। आप अगर किसी वजह से आप पे नहीं भी कर सकते हैं तो भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, और सारे अवेलेबल हैं। एटलीस्ट आई डोंट नो, आप किसी को जानती हैं मीना जो इनकार करे देखने से किसी मरीज? नहीं, ऐसा तो नहीं है। एवरीबॉडी इज डूइंग देयर बेस्ट, सो जस्ट रीच आउट एंड आस्क फॉर हेल्प। डॉक्टर So the eyes have also taken it back. रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछना जी, मैं आपसे इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। जब आपने कहा कि रेटिना इफेक्ट होता है, एक्चुअली रिसेंटली मेरे पिताजी को मैं लेके गई थी आई टेस्ट के लिए, बिकॉज ही कंप्लेंट कि थोड़ा सा आंखों में जलन सी हो रही है और ये सब। ही इज डायबिटिक, बट टिल then I did not know that there is such a deep relationship between high diabetes and Retina? bleeding behind the retina. जी, जी। When we जी, went over there, that was the time करीबन 2-2.5 घंटे का चेकअप रहा, और तब मुझे ये पता चला कि इसका एक काफी डीप रिलेशनशिप है। जी, डायबिटिक रेटिनोपैथी लगभग 100% डायबिटिक्स को अफेक्ट करती है आफ्टर 10 years ऑफ डायबिटीज, और लगभग 30% लोगों को आफ्टर 5 years ऑफ डायबिटीज। इसलिए हम एनुअल डायलेटेड एग्जाम डायबिटीज के वर्कअप का एक हिस्सा मानते हैं अब सुलेखा जी। और बहुत जरूरी है, क्योंकि स्मॉल वेसल्स जब आंख में पता चलती है डायबिटीज, उसके बाद किडनीज में पता चलती है। तो ये बहुत आपकी बात जरूरी से है। मैं बहुत सहमत हूँ, क्योंकि मैंने क्या देखा, इवन हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, और मैंने जिनसे भी बात की मुझे ये पता चला दे डोंट गो फॉर रेगुलर आई चेकअप्स, Which is our tragedy, because और ये तो हमारी वो गलती क्या है। करते हैं, नॉर्मल ऑप्टिशियन के पास जाते हैं, वहां पे उनका विजन चेक हो जाता है, वो उनको करेक्टेड स्पेक्टिकल्स दे देते हैं। जी, बट जो हॉस्पिटल में होता है, जो हॉस्पिटल की प्रक्रिया है, जो मैंने देखा, विटनेस किया, 2-2.5 घंटे का जो प्रक्रिया था, और वहाँ पे उन्होंने मुझे प्रॉपर वो ब्लड वेसल्स दिखाए कि कैसे ब्लीड हो रहे हैं और रेटिना के पीछे कैसे वो दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट्स को ये बात पता ही नहीं होती होगी। हाँ, ये तो हमारी मैं गलती चाहूंगी है। कि आप ये बात को, अभी आप आए ही हैं तो ये बात प्लीज आप एड्रेस कीजिए ये स्पेसिफिकली। हमारी गलती है। अगर आप 40 साल से ऊपर हैं तो ऑल्टरनेट ईयर आपका आई चेक होना मैंडेटरी है। कोई प्रॉब्लम हो तो ज्यादा बार, वरना ऑल्टरनेट ईयर तो जाना ही है। 60 साल की उम्र के बाद डायलेटेड रेटिना चेक मैंडेटरी है एनुअल। साल में एक दफा जो आंख में दवा डाल के हम आपको घंटा बिठाते हैं, उसके बाद आपको धुंधला दिखता है। अगर आपको डायबिटीज है तो आपकी जो भी उम्र हो, हर साल ये चेकअप कराना मैंडेटरी है। इसमें तो बहुत ही क्लियर गाइडलाइंस हैं। इसमें तो कोई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मैंडेट्स कि आपका हर साल एनुअल हेल्थ चेक हो। तो मैं जैसे पहले भी कही थी, ये हमारी गलती है कि हम ये कम्युनिकेट नहीं कर पाए हैं अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने लोगों के साथ कि ये किस कदर जरूरी चीज है। क्योंकि और सेम फॉर ग्लोकोमा, वो भी एक साइलेंट एपिडेमिक्स हैं ये सारे, डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लोकोमा। क्योंकि जब तक आपको सिम्टम्स होने शुरू होते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। If we pick them up early, कभी भी vision loss नहीं होता. But if we don't pick it up, then the incidence of losing vision, blindness, becomes very high. तो preventive ophthalmology का ये बहुत बड़ा हिस्सा है कि डायबिटीज वाले मरीज हमारे पास रेगुलरली आए। डायबिटिक्स में न सिर्फ डायबिटिक रेटिनोपैथी बल्कि कैटरैक्ट का इंसिडेंस भी ज्यादा होता है, ग्लोकोमा का इंसिडेंस भी ऑलमोस्ट 5 times होता है। बहुत जरूरी है कि ये मरीज सिर्फ चश्मे की दुकान पे ना जाएं, बल्कि एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नहीं, आई रियली विश कि हम ये बातें लोगों को समझा पाए कि उन्हें पता नहीं क्यों ये हेजिटेंसी है कि डॉक्टर जो है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपसे ज्यादा पैसे चार्ज करेगा,
आप ये बात नहीं समझ पाते कि जब आप 10 बार किसी भले वो 100 रुपए आपसे चार्ज कर रहा है लेकिन वो आपको 10 बार बुलाएगा, तो इट कम्स टू द सेम थिंग। आप एक स्पेशलिस्ट के पास एक बार जाएं और प्रॉपर गाइडेंस लें, रादर देन गोइंग टू समबडी जो कि उससे कम ट्रेंड है और इस फील्ड में उतना ट्रेंड भी नहीं है, उसकी नॉलेज लिमिटेड होती है। उससे भी ज्यादा मीना, जो मैं बार बार कहना चाहती हूँ, और हम हिंदुस्तान में खास तौर पे, और हमारा जो मिडिल क्लास है, आपका और मेरा क्लास, और हमारे पेरेंट्स उसमें खास तौर पे जिम्मेदार हैं उस सोच के लिए, प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में सोचते नहीं है। अगर आप अभी देख लेंगे और आपका मसला अभी हम यहाँ कंट्रोल कर लेंगे, तो आपके वो जो बड़े वाले खर्चे होते हैं वो बच जाते हैं। अगर आप बिल्कुल सिर्फ इकोनॉमिक्स के टर्म्स में भी बात कर रहे हैं, तो अगर आप अपना दर्द, अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी हटा दें, इकोनॉमिक सेंस इज ऑल्सो प्रिवेंटिव मेडिसिन। हम जो खासतौर पे मिडिल क्लास के लोग हैं, जो हर बार गिनते हैं कि यार ये तो बड़े पैसे खर्च हो जा रहे हैं, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपके पैसों का बेस्ट इस्तेमाल आपकी सेहत को संभालने में ही होगा। और कोविड ने तो ये सामने ला के खड़ा कर दिया हम सबके कि अगर जान है तो जहान है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप वो पैसे बार बार कमाएंगे, कई बार कमाएंगे। नंबर 1। दूसरी बात, हम जब भी सोचते हैं अपनी हेल्थ के बारे में, हम कॉस्ट ऑफ डिजीज नहीं सोचते हैं, हम कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन को देखते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अगर इस बीमारी से हमें सर्जरी करानी पड़ गई, या मोर इम्पोर्टेंटली अगर रोशनी चली गई, तो आप फिर क्या करेंगे? अगर आप देख नहीं पाएंगे तो ये जो आप काम कर रहे हैं, ये काम कैसे करेंगे? आप किसी पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। मैं ये डराने को नहीं कह रही हूँ, ये सच्चाइयां हैं जिनको हमें सबको कन्फ्रंट करना है। एनुअल हेल्थ चेक्स सिर्फ एक शोशा नहीं है अमीरों का, ये जरूरत है हम सबकी, क्योंकि अगर हम नहीं चेक करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। ज्यादातर बीमारियां तो साइलेंट होती है। जो कोविड के दौरान कितने लोगों को पता चला कि उनको साथ साथ बहुत सारी और बीमारियां थी। पता चला भाई डायबिटीज भी थी, पता चला भाई ब्लड प्रेशर भी था, क्योंकि कभी चेक ही नहीं करवाया। बिल्कुल। और that had such a profound impact on disease management. उसने डिटरमिन किया, अगर आपकी शुगर्स पहले कंट्रोल नहीं थी तो आप बहुत वल्नरेबल थे इन्फेक्शन से, और इन्फेक्शन के कॉम्प्लिकेशंस से, डेथ से। Those of us who were otherwise healthy got out of COVID easier. Yes, because having a chronic disease anyways आपका इम्यून सिस्टम वीक कर देती है, तो वो आपकी बॉडी की क्षमता जो कि वायरसेस या बैक्टीरिया से फाइट करती है उसको कम कर देती है। ये बात लोगों को समझना होगा। आई होप धीरे धीरे ही सही, बट आई एम श्योर कि लोग इस बात को अब समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनको जागरूकता होनी चाहिए इस बात की, इस बात का अवेयरनेस होना चाहिए। प्रिवेंटिव हेल्थ एक अपने आप में इस कदर, हम अभी बिकॉज हम एक डेवलपिंग नेशन है, हम ज्यादातर लोग हम अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं टू मेक एंड्स मीट। अभी तो खाने का ही मसला खड़ा हो जाता है जब देखिए तब हमारे लिए, इसलिए हम शायद फोकस नहीं कर पाते प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए। लेकिन किसी भी सफल समाज के लिए, कैसे सोसाइटी के लिए जो कि रिस्पॉन्सिबल है, प्रिवेंटिव हेल्थ उतना ही जरूरी है जितना कि फूड सिक्योरिटी। Very profound. We have to look at it that way. Yes. सुलेखा जी, आप डॉक्टर शिबल, एक और जी मैं एक और सवाल पूछना चाह रही थी। ऑफ लेट मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स के बच्चों में ये बात नोटिस की कि स्क्विंट आ रहा है, आंख में स्क्विंट आ रहा है, और बहुत ही हल्का सा है जो कि बीच बीच में पकड़ में आता है। ऐसा लगता है कि हाँ वो आइरिस जो है अपनी जगह से जो है थोड़ा हिल गया है और स्टैटिक सा हो गया है और बराबर नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जो है, इसकी फ्रीक्वेंसी आपको क्या लगता है? क्या ये जो रेडिएशंस की बात हमने की उसकी वजह से इस चीज़ की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है स्क्विंट्स की? रेडिएशन की बात से तो मुझे पता नहीं है कि कोई कोरिलेशन है या नहीं, लेकिन स्क्रीन टाइम से डेफिनेटली है। जो आप डिस्क्राइब कर रही हैं उसको हम कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी कहते हैं। कन्वर्जेंस ये मूवमेंट होता है जो, अगर आप पास देखेंगे, वैसे तो मुझे कोई स्क्विंट नहीं है, लेकिन मैं पास देखूंगी तो श्रीदेवी की तरह मैं भी आंखें बीच में कर ले रही हूँ। आप देख रही हैं, इस मूवमेंट को हम कन्वर्जेंस कहते हैं। जब हम पास में देख रहे होते हैं तो ये आईज कन्वर्ज करती हैं, एक साथ हो जाती हैं, और बहुत देर तक नियर वर्क करने के बाद ये कन्वर्जेंस जो है ये थक जाती है आपकी आंख। वो कहती है झूले में जाओ तुम, मतलब कितनी देर में देखता रहूं एक जगह, और वो आंखें वापस बाहर को चली जाती हैं। व्हेन दे मूव आउट यू टिपिकली लूज विजन। उस वक्त आपको अचानक से लगेगा कि सब कुछ धुंधला हो गया, या जो आप लफ्ज पढ़ रहे हैं वो आपस में गडमड हो गए, या अचानक आप दूर से पास देखो तो धुंधला लगेगा, फोकस करने में टाइम लगेगा।
तो ये कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी जब काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो एक छोटा सा डाइवर्जेंट स्क्विंट आने लगता है, तो आपकी आंखें एट रेस्ट जाना शुरू कर देती हैं, जो कि नेचुरल पोजीशन ऑफ रेस्ट एक दूसरे से दूर है। जो आप डिस्क्राइब कर रही हैं वो प्रॉपर स्क्विंट की शुरुआत है, जिसको भी हम कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी कहकर डिस्क्राइब करते हैं। आई एक्सरसाइजेस से नियर विजन पे कंट्रोल रखने से ये यूजुअली कंट्रोल हो जाता है। तो ऐसी आप डेफिनेटली आपने बहुत ही अच्छी बातें कही। मेरे ख्याल से जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, दिस इज रियली प्रोफाउंड कि आपने जो कन्वर्जेंस का बताइए सारे सिम्टम्स हो सकते हैं आपके स्क्विंट आने के और आपको चश्मे की जरूरत है। एब्सोल्युटली। और इसका भी ये सिम्टम हो सकता है कि आपको चश्मे की जरूरत है। लॉट्स ऑफ पीपल who have refractive error, जिनको चश्मे की जरूरत होती है, अनकरेक्टेड होती है जिनकी रिफ्रैक्टिव एरर, उनको ये प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती है। एक और चीज जो एक टेंडेंसी देखी, एक ऐसा फील होने लगता है कि मैं अपनी आंखें मोटी करूं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, आंखों को थोड़ा स्ट्रेच करूं, इस तरह की भी एक फील आने लगती है। Some people do that. Can that also be considered as a symptom? It is a symptom of fatigue, थकान का सिम्टम है। इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं आपकी सुलेखा जी, आपको बड़ा करने की क्या जरूरत है, हम करें तो समझ में आता है, छोटी छोटी आंखें नजर ही नहीं आती किसी को। आप तो नहीं बड़ी बड़ी आंखों वाली हैं, आपको क्या जरूरत है आंखें बड़ी करने की। जानना चाह रहे थे कि अगर ऐसा फ्रीक्वेंट फीलिंग आता है तो इज दैट अ सिम्टम? दिस इज अ सिम्टम ऑफ फटीग। This is a symptom of थकान। Okay. वो थकान कई बार अनकरेक्टेड चश्मे के नंबर से भी हो सकती है, और बेसिकली प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम तो है ही बीच में। तो इस बात के लिए क्या क्या एक्सरसाइजेज बता सकते हैं? कुछ एक्सरसाइजेज जो हम एक ही एक्सरसाइज जो मैं सिखाती हूँ वो है पेंसिल पुशअप्स। प्लीज इसको दोबारा से पढ़ लें या इंटरनेट पे इसके वीडियोस देख लें, क्योंकि कई बार आप एक बार देखते हैं तो आपको समझ नहीं आता। एक पेन लें, अगर आप चश्मा पहनती हैं तो अपना चश्मा पहन लें, उसको लगभग एक हाथ की दूरी पर रखें और उसके टिप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। धीरे धीरे उसको अपने आंख के पास लाएं। एक पॉइंट पर ये टिप धुंधली हो जाएगी। जब धुंधली हो जाए तो उसको 1 इंच तक वापस पीछे लेकर जाएं, फिर फोकस करें और उसको साफ करने की कोशिश करें। उसको फिर आगे लेके आए, फोकस करें, कोशिश करें कि वो क्लियर हो सके, और ये आप कम से कम 10 बार करें, सुबह और 10 बार रात को। जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर आपको दर्द होगा। इट्स लाइक गोइंग टू द जिम। आप अपनी आंखें एक्सरसाइज करेंगे तो वो मसल्स जो कि दिनों से पड़ी हुई थी ऐसी अनएक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होगी, और थोड़ा सा दर्द होगा यहाँ पर, उसको बर्दाश्त करें और ये करते रहें। स्टार्ट विद सेट्स ऑफ 10, once in the morning and once at night. Build up to at least 5 sets in the morning and night. महीना 2 महीना तो दो बार करें, और उसके बाद मेंटेनेंस के लिए दिन में 1 दफा जरूर करें। Okay, 5 sets in the morning and 5 sets in the night. Yeah, what I'll do, मीना जी, मीना सॉरी, सुलेखा जी बोलने से तुम्हारा नाम भी मैंने जी लगा के ले लिया। So what I'll do is I'll give you a link to my website. I'll give you a link to my website. You can add it to the वहाँ पर सारा कुछ मैंने बहुत ही विस्तार से लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे लिखने का भी शौक है और सिखाने का भी शौक है, तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन्ड है। आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं अगर बोलने में मैंने कुछ क्लियरली नहीं समझाया। Absolutely, क्योंकि ये वीडियोस तो हमेशा रहेंगे, and we can always go back. People can always go back. एक लास्ट सवाल, क्योंकि we have completed our time, and I'm sure मेरा ये सवाल है कि is there a safe distance for watching mobile? जैसे लोग लेट के देखते हैं, आपने बोला रात में सोने से पहले देखते हैं, you know there are all kinds of positions जिसमें बड़े हो चाहे बच्चे हो वो मोबाइल को देखते हैं। तो अगर देखना ही है तो कोई सेफ डिस्टेंस आप बताना चाहेंगे? We always say, मीना, कि लेट करके तो कुछ ना करो, अपने पोस्चर को संभालो, अपने आर्म को सपोर्ट रखो, अपने नेक को स्ट्रेच्ड रखो, वॉक टॉल, वो सारी चीजें मोबाइल पर भी लागू होती हैं। एक छोटा सा रूल ऑफ द थंब है, जितना बड़ा स्क्रीन और जितना दूर स्क्रीन उतना अच्छा है आपके। मोबाइल के साथ आप कितना दूर रख पाएंगे, मोबाइल को देख पाएंगे और मैनिपुलेट कर पाएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप पिक्चरें देख रहे हैं मोबाइल पर तो प्लीज अवॉइड करें। कंप्यूटर ऑन कर लें, वो बेहतर है अगर देखना ही है तो। So the rule is very simple. इसके अलावा there are no studies that back up a recommended distance for mobiles.
there is a study that does say that मोबाइल को रात को अपने करीब न रख के सोए, दूर रख के सोए. There are lots of associations with other diseases also. But मोबाइल के साथ मेरा सबसे बड़ा मसला है कि ये आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत डैमेज करते हैं. You don't have to be available 24/7 for no one. Nobody, you owe that to no one. कुछ वक्त प्लीज अपने लिए रखें, अपने उन लोगों के लिए रखें जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जो आपके घर में रहते हैं. मोबाइल्स हमें उनसे दूर ले जाते हैं और दैट इज वेरी क्रिटिकल टू रिमेम्बर. खास तौर पे अभी तो कोविड के दौरान तो इस कदर आइसोलेशन है, हर कोई खुद को तन्हा महसूस कर रहा है. जो बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं उनको भी ऐसा लग रहा है कि अकेलापन है. तो मोबाइल्स बड़ी डबल एजेड स्वॉर्ड हैं, स्टीरॉइड्स की तरह ही हैं, जरूरी है और डैमेज भी बहुत करते हैं. So it's important to remember that sanity remains in moderation. हर चीज उतना ही करें कि आपको परेशान ना करे, आपको डैमेज ना करे. जी, तो एक इसमें एंटी ग्लेयर स्क्रीन्स का भी एक कॉन्सेप्ट आया है और एंटी ग्लेयर स्पेक्स अगर आप पहनना चाहते हैं, भले ही कोई नंबर ना हो, तो ये भी रिकमेंडेड है आपकी तरफ से? इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं है मीना. बट लॉजिक ये कहती है कि ये उस वक्त तो बहुत कारगर थे जिस वक्त हमारे मोटे डब जो हमारे यंग एज में आए थे, कंप्यूटर स्क्रीन्स. हाँ, उस वक्त जो वीडियो अलग होता था तो समझ आता था क्योंकि वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज नहीं आए थे. अब तो इनमें आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, एंटी ग्लेयर मैकेनिज्म्स आपके ज्यादातर लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स में और मोबाइल्स में ऑलरेडी बिल्ट इन है. आप फिर भी पहनना चाहते हैं ब्लू ब्लॉकिंग रेज के साथ, ब्लू ब्लॉकिंग कोटिंग के साथ भी चश्मा आता है. ये ज्यादातर मुझे पर्सनली लगता है सेल्स गिमिक्स है, लेकिन इनको इस्तेमाल करने में कोई नुकसान नहीं है. I'm sorry. और अगर आप ऑलरेडी चश्मा पहन रहे हैं तो इट्स जस्ट एन एडिशनल 50, 60, 70 रुपए का खर्च तो फिर तो करवा ही लें. सिर्फ इसके लिए चश्मा पहनना आई डोंट नो कितना जरूरी है. ओके, फेयर इनफ. आपने बहुत बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं डॉक्टर शिबल. यू नो आई एम आल्सो मच मोर लर्नेड. जो आधे घंटे पहले मुझे बहुत सारी जानकारियां नहीं थी. सबसे बड़ी बात लोगों को आपने बताया कि वो उनको अपने आंखों के प्रति जागरूक रहना है. मोबाइल और ये टीवी स्क्रीन से जितना कम आप नाता रखेंगे उतना अच्छा है. सिर्फ काम भर का, जितना आपका काम चल जाए. और एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है. बीच बीच में अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आप ज़्यादा समय तक अपना जो ऑन स्क्रीन काम है उसको कर पाएंगे. और डेफिनेटली ड्रिंक्स लें, स्टे हाइड्रेटेड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रेक्स भी लें, हर 20 मिनट पे अपनी आंखों को आराम करने का मौका दें. हाइड्रेटेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हेल्दी आईज कैन ओनली लिव इन अ हेल्दी बॉडी. शुगर्स कंट्रोल करें, अच्छा खाना खाएं, खुश रहें. अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपकी आंखें भी स्वस्थ रहेंगी. नहीं, और आंखें हैं तो सब कुछ है, तभी आप इस जिंदगी की रंगीनियां देख पाएंगे और जीवन कितना सुंदर है उसके डिफरेंट कलर्स आप देख पाएंगे. तो बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों को इससे फायदा होगा. और अगर किसी को कोई भी सवाल है तो वो हमारे चैट बॉक्स में या जो पोस्ट के नीचे डाल सकते हैं और डॉक्टर शिबल को हम उसको शेयर कर देंगे एंड शी विल आंसर देन एंड देयर. सो सुलेखा जी, अगर आपको कुछ और पूछना या कहना है तो आप कह सकती हैं अभी बिफोर वी वाइंड अप. मैं ये कहना चाहूंगी कि डॉक्टर शिबल का बहुत बहुत धन्यवाद. और इन्होंने, मैं सच कहूंगी तो आंखें खोल दी हमारी. और मैं थैंक यू सो मच. दर्शक हमें देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं सच में कहूंगी कि आपने आंखें खोल दी हमारी कि बहुत सारी बातें हैं जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो ज़रूर हम खुशनुमा ज़िंदगी जी सकते हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं चाहूँगी कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर करने की हमारी एक कोशिश है. और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात का फ़ायदा मिले. तो जी, और हमने वो चीज़ें इसमें डालने की कोशिश की है जो इन्फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का, जहाँ पे लोग गलतियाँ करते हैं, उन चीज़ों को हमने इसमें डालने की कोशिश की है. तो दीज आर नोन एज इनसाइट्स. तो हमने कुछ प्रैक्टिकल इनसाइट्स देने की कोशिश की है. तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिबल आपका. आपको हम फिर
अगले किसी प्लेटफॉर्म पे अपने साथ जरूर देखना चाहेंगे। और आप लोगों का धन्यवाद जो हमें देख रहे हैं, फॉर गिविंग अस टाइम। एंड हम अपने एक नए एपिसोड के साथ अगले हफ्ते फिर मिलेंगे थर्सडे को। तब तक स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया। स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया।